हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं एमए सेकेंड ईयर का प्राइवेट पेपर सोशियोलॉजी का सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इसका पेपर कोड है G390। 2022 का पेपर है ये। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया है हमारा, कौन सा व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार के परिणाम का द्योतक है। तो इसमें दिया है चारित्रिक पतन, कुंठाओं का विकास, अनंत हवस का विकास। तो इसमें सही होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण का एक प्रकार है। तो मृदा दिया है, जल दिया है, वायु। तो इसमें भी उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में धीमी वृद्धि को व्यक्त करने हेतु कौन सी धारणा प्रयुक्त की जाती है। तो वैश्विक तापन इसमें सही होगा, ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग। किसने आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकरण को पर्यायवाची शब्द बताया है। तो विल्बर्ट ई मूर ने बताया है। आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकरण को पर्यायवाची शब्द विल्बर्ट ई मूर ने बताया है। अगला प्रश्न है, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है। तो सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक है राम आहूजा, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम पुस्तक किसने लिखी है। तो ये S.N. अग्रवाल की पुस्तक है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है, कौन सा भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो धार्मिक समरसता जो है वो सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। और राजनीतिक कार्य, उग्रवादी विचारधारा, धार्मिक संकीर्णता, ये सभी क्या है, सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, नारियों के सशक्तिकरण में कौन सी एक प्रमुख बाधा है। तो प्रमुख बाधा क्या है नारियों के सशक्तिकरण में, पितृसत्ता। अगला प्रश्न दिया है, नारी सशक्तिकरण का कौन सा पहलू लैंगिक समता की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण है। तो रोजगार, शिक्षा, अत्याचारों के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा, ऑप्शन डी में सही होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दिया है, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी। तो ये 2001 में अपनाई गई थी, ऑप्शन 20 में सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी संरचनात्मक समस्या नहीं है। तो जो घरेलू हिंसा है वो संरचनात्मक समस्या नहीं है, ऑप्शन 20 में सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पारिवारिक समस्या है। तो विवाह विच्छेद जो है वो पारिवारिक समस्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा है कि सामाजिक समस्या ऐसी परिस्थितियों का पुंज है जिसे समाज के बहुसंख्यक या पर्याप्त अल्पसंख्यक द्वारा नैतिक रूप में गलत समझा जाता है। तो ये किसने कहा था, A.W. ग्रीन ने, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, A.W. ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक विघटनात्मक समस्या है। तो अपराध, बाल अपराध, श्वेतवसन अपराध, ये सभी क्या है, ये विघटनात्मक समस्याएं हैं। तो उपरोक्त सभी होगा इसमें, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उस दशा या व्यवहार के लिए कौन सी धारणा प्रयुक्त होती है जिसका किसी समाज में बहुसंख्यक लोगों पर नकारात्मक प्रभाव होता है। तो वो होगी हमारी सामाजिक समस्या, ऑप्शन 20 में सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक भारतीय समाज में चिंतातुर परेशान करने वाला मुद्दा है। तो ऑनर किलिंग यानी कि सम्मान रक्षा हेतु हत्या। अगला है एसिड अटैक, तेजाब से हमला। दूसरा बाल दुर्व्यवहार। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उपरोक्त सभी। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है। तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसका है, आगबर्न का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन हेतु अप्रतिमानिता के उपागम को विकसित किया है। तो किसने विकसित किया है, मर्टन ने, R.K. मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन इनका पूरा नाम है, रॉबर्ट किंग मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, कौन सा एक उपागम सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए है। तो इसमें दिया है हमारा सामाजिक विघटनात्मक, सांस्कृतिक विलंबना, मूल्य संघर्ष। तो उपरोक्त सभी होगा इसमें, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फुल्लर एवं मेयर्स द्वारा एक सामाजिक समस्या के विकास की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। तो 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2011 में कितनी भारतीय जनसंख्या राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के नीचे निवास करती थी। तो ये 21.9% होगा, 21.9
9%। विश्व बैंक की निर्धनता की परिभाषा में कौन सा एक सम्मिलित है? तो विश्व बैंक की निर्धनता की परिभाषा में कौन सा एक सम्मिलित है, ये हमसे पूछा है। तो इसमें निम्न आय दिया है, जीवन यापन के न्यूनतम प्रतिमान दिया है, और बुनियादी घरेलू सामान प्राप्त करने में असमर्थता, सामान प्राप्त करने में असमर्थता। तो उपरोक्त सभी होगा इसमें, ऑप्शन डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा एक निर्धनता का प्रकार है? तो निरपेक्ष निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, तो दोनों ही निर्धनता के प्रकार है, निरपेक्ष सापेक्ष। तो इसमें ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, ऐसी स्थिति के लिए किस धारणा का प्रयोग किया जाता है जिसमें बुनियादी जीवन स्तर को बनाए रखने हेतु घरेलू आय एक आवश्यक स्तर से नीचे होती है? तो वो हो गया हमारी निरपेक्ष निर्धनता, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी आय में असमानता की माप मानी जाती है? तो सापेक्ष निर्धनता में, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत में निर्धनता रेखा का अनुमान किस पर आधारित होता है? तो उपभोग व्यय पर। नेक्स्ट है, रंगराजन समिति की रिपोर्ट 2014 के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में कौन सी निर्धनता रेखा का अनुमान है? तो ये है हमारा 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक व्यय, 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक व्यय, ऑप्शन डी। भारत में कौन सा एक निर्धनता का कारण नहीं है? तो निर्धनता का कौन सा कारण नहीं है? तो इसमें होगा ऑप्शन बी, उच्च कृषि उत्पादकता। उच्च कृषि उत्पादकता निर्धनता का कारण नहीं है। बाकी जनसंख्या विस्फोट और बेरोजगारी, कीमत बढ़ना, ये निर्धनता के कारण है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम है? तो जवाहर रोजगार योजना दिया है। दूसरा दिया है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तीसरा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो ये तीनों ही उपरोक्त सभी होगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन डी। ये तीनों ही निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम है। भारत में 2001 से 2011 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो ये 17.7% थी, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, तो ये पुस्तक है मिडल की। नेक्स्ट है, 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121.2 करोड़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, कौन सा जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक अवरोध नहीं है? तो परिवार नियोजन होगा इसमें, ऑप्शन सी सही होगा, परिवार नियोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जनांकीय प्रक्रिया है? तो जनांकीय प्रक्रिया क्या होगी हमारी? प्रजननता है और मृत्यता है, अस्वस्थता। तो उपरोक्त सभी होगा इसमें, ऑप्शन डी। ये सभी क्या है? जनांकीय प्रक्रिया है। अगला प्रश्न दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? तो 74.04% थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 2011 में साक्षरता दर न्यूनतम थी? तो बिहार में। अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1955 में, 1955 में किया गया था, 1955 में। भारत में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये भी 1955 में किया गया था, 1955 में। अगला प्रश्न दिया है, अस्पृश्यता की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता की समस्या जाति व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। ये जीएस घुरिये ने कहा था जनजातियों को पिछड़े हिंदू। भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1989 में किया गया था, 1989 में, ऑप्शन सी इसमें सही होगा।
अगला प्रश्न दिया है 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का कितना अनुपात था? तो 16.6%। अगला प्रश्न है 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का कितना अनुपात था? तो अनुसूचित जनजातियों का अनुपात था 8.6%। अगला प्रश्न दिया है कौन सी जनजातियों की एक विशेषता नहीं है? तो ये होगा हमारा धार्मिक कर्म कांडों का अभाव, ये जनजातियों की विशेषता नहीं है। मजुमदार एवं मदन ने जनजातियों की समस्याओं को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है भारत में जनजातियों के कल्याण की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन सी इसमें से होगा। अगला प्रश्न है स्थानांतरण या झूम कृषि किससे संबंधित है? तो ये जनजाति से संबंधित है, झूम कृषि जनजातियां करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नहीं है? तो निर्धनता, ऋणग्रस्तता, भूमि अलगाव, उपरोक्त सभी इसमें होगा, ऑप्शन डी इसमें सही होगा हमारा। अगला प्रश्न है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीट आरक्षित है? तो 47 सीटें आरक्षित है, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट या स्थान आरक्षित है? तो 84, 84। ये थे हमारे इस प्रश्न पत्र के 50 प्रश्न है इस पेपर के, ये मैंने सोल्व करा दिए। और पार्ट सेकंड भी जल्दी अपलोड करूँगा, उसमें आपके लास्ट के 50 प्रश्न करा दिए जाएंगे। इसमें आपके शुरू के 50 प्रश्न है।